अपने सेगमेंट के जरिए हम हमेशा आपको पशुपालन के संबंध में कुछ विशेष जानकारियां देते हैं, लेकिन आज जो हम आपको जानकारी देने वाले हैं वो है डेयरी व्यवसाय के बारे में। जी हाँ, अगर आप डेयरी व्यवसाय करना चाहते हैं तो इसके क्या लाभ हैं, इसके दौरान कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और किस तरह से आप डेयरी व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, आइए इन तमाम जानकारियों पर डालते हैं एक नज़र। डेयरी फार्मिंग बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। अगर हमारे किसान बंधु डेयरी फार्मिंग को अच्छे ढंग से शुरू करते हैं, अच्छे से उसको पहले सीख लेते हैं कि डेयरी फार्मिंग किस प्रकार से शुरू करना है, तो डेयरी फार्मिंग बहुत ही फ़ायदेमंद और बहुत ही लाभकारी व्यवसाय है पशुपालकों के लिए। आज के युग में पशुपालन बहुत अच्छे व्यापार का रूप ले चुका है और जैसे कि अन्य व्यापार होते हैं, उन व्यापारों में, अलग अलग व्यापारों में आपको अलग अलग चीज़ों को सीखने की आवश्यकता पड़ती है, उसकी गहराई से जानकारी लेने की आवश्यकता पड़ती है। उसी प्रकार से पशुपालन को अगर हमें धनोपार्जन के रूप में या व्यापार के रूप में विकसित करना है या व्यवसाय के रूप में विकसित करना है, जिससे कि हमारी दैनिक ज़रूरतें पूरी हों, हम पैसा कमाएं, तो हमें पशुपालन या डेयरी पालन से भी मूलभूत बातों को जानना आवश्यक है। जैसे कौन से पशु हमें पालने चाहिए, कौन से पशु ऐसे हैं जो दूध में अच्छे हैं, किन अवस्था में हमें पशुओं को खरीदना चाहिए, किस उम्र में हमें खरीदने से हमें डेयरी पालन को फ़ायदा होगा, क्या हमें उनको खिलाना चाहिए, कैसे हमें उनका प्रजनन कराना चाहिए कि जिससे हमें समय समय पर आगे संतति मिलती रहे और साथ ही साथ दूध उत्पादन होता रहे, और एक समय में कितने हमारे पशु ब्याएं। इस प्रकार की तमाम चीज़ें हमें यानी कि पशुपालकों को जाननी चाहिए। कब उनका टीकाकरण हो, कब उनको इलाज या चिकित्सा की आवश्यकता पड़े। अगर हम इन विषयों के बारे में पहले ही तैयारी कर लेंगे, इनके बारे में समुचित जानकारी प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद जब हम डेयरी पालन व्यवसाय के रूप में शुरू करेंगे तो उसमें हमें लाभ अधिक होगा और हानि होने की संभावना बहुत कम होगी। आवास प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अगर आप ये देखें, आवास प्रबंधन मूल रूप से अगर आप देखें तो दो प्रकार से हो सकते हैं, जिसको हम हेड टू हेड या टेल टू टेल सिस्टम बोल सकते हैं। हेड टू हेड सिस्टम में क्या होता है, ये इंटेंसिव सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपके पशु जो है अंदर शेड में ही रहे या बाड़ों में ही रहे। वैसे पशु जो हैं वो खुले में भी रहते हैं, जिसको एक्सटेंसिव सिस्टम बोलते हैं, जिसमें पशु खुले ही रहते हैं, जो विदेशों में ज़्यादातर खासकर होता है। इंटेंसिव सिस्टम में अंदर रहते हैं, बाड़ों में सदैव अंदर रहते हैं, और सेमी इंटेंसिव ऐसा होता है जिसमें कुछ समय बाड़ों के अंदर रहते हैं और थोड़ा बाहर खुला स्थान भी होता है जहाँ पे पशु घूम सके। अब अगर इंटेंसिव सिस्टम की बात करें जहाँ पे बाड़े बने हों, तो उसमें दो प्रकार के हो सकते हैं। जिस बाड़े में हम खड़े हैं ये टेल टू टेल सिस्टम, अगर आप देखें तो इसमें दो तरफ खाने के लिए चरई बनी है या मेंजर बने हैं, बीच में ड्रेनेज के लिए नालियाँ बनी हैं और दोनों पशु की पूँछ एक दूसरे के सामने रहेंगी। इसको हम टेल टू टेल बोलते हैं। इसके अलग हो सकता है बीच में अगर खाने का बना हो और उनकी पूंछ अलग हो, यानी कि उनके सिर आमने सामने हो, तो उसको हेड टू हेड सिस्टम भी बोल सकते हैं। ये इंटेंसिव सिस्टम मतलब बाड़ों के अंदर का सिस्टम हो सकता है। पशुपालक अपनी सुविधा अनुसार जितनी उसके पास ज़मीन है उसके हिसाब से वो पूरी तरह से खुला बाड़ा बनाना है या आधा खुला और आधा बंद बाड़ा बनाना है, इस प्रकार से प्रयास कर सकता है। लेकिन इतनी आवश्यकता ज़रूर है कि जब हम सेमी इंटेंसिव कर रहे हैं, जिसमें पशु कुछ समय बाड़े के अंदर रहे और कुछ समय बाड़े के बाहर घूमने के लिए स्थान हो, तो लगभग 40 स्क्वायर फुट ज़मीन उसके लिए प्रत्येक पशु के लिए अंदर होनी चाहिए और 80 स्क्वायर फुट कम से कम भूमि की आवश्यकता उसको प्रत्येक पशु के हिसाब से पड़ेगी। यानी कि अगर उसको 10 पशु पालने हैं तो लगभग 1200 से 1500 स्क्वायर फीट कम से कम भूमि की आवश्यकता पशुपालक को रहेगी। चारा प्रबंधन पशुपालन की रीढ़ है। आप ये लगा लीजिए, जो पशुपालक का सबसे अधिक धन खर्च होता है पशुपालन में, वो चारे में ही होता है। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि एक पशु मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो अपने वजन का 1/10 भाग उसको ऐसे चारे की आवश्यकता पड़ती है। और अगर आप उसको संतुलित मात्रा में पूरा चारा अगर उसको नहीं उपलब्ध करा पाए तो बहुत अच्छे उत्पादन वाला पशु भी कुछ दिन में क्षमता के अनुसार उत्पादन नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी पशु है उसके लिए संतुलित और पूरा राशन उसको मिले साल भर, इसकी व्यवस्था हमें पहले से ही करनी पड़ेगी। मतलब डेयरी पालन जब हम अपना व्यवसाय शुरू करेंगे, फार्म शुरू करेंगे, उससे पहले ही हम साल भर उसको कहाँ से चारा उपलब्ध कराएंगे, इसकी ऐसी व्यवस्था हमें करनी पड़ेगी। नवजात जो बच्चे हैं हमारे, उनका प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप ये लगाइए कि अगर हम किसी नवजात बछड़े को या बछिया को या कटिया को अगर हम शुरुआत में ध्यान नहीं देंगे तो वो हो सकता है बच्चों में मृत्यु दर अधिक भी होती है, इस वजह से किसान को नुकसान हो जाए। तो हमने क्या करना है, जब भी पशु कोई ब्याने वाला हो तो ब्याने से पहले उनको अलग बाड़ों में, जिनको हम काविंग पेन बोलते हैं यानी कि ब्याने वाला बाड़ा बोलते हैं, उनमें शिफ्ट कर लेना चाहिए, जिससे कि पशु को ब्याते समय दिक्कत ना हो, डिस्टरबेंस ना हो। जब पशु ब्याने वाला हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि पशु अपने समय से सही से ब्या रहा है या नहीं ब्या रहा है। अगर वो सही से ब्या रहा है तो हमें उसको छेड़ाखानी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो एक प्राकृतिक व्यवस्था है, प्राकृतिक सिस्टम है, उसके हिसाब से ब्या जाएगा। लेकिन अगर पशु को ब्याने में देर होती है तो हम चिकित्सक की राय ले सकते हैं। साथ ही साथ जब पशु जब ब्याह जाता है तो जो बच्चा होता है, बच्चे का सबसे पहले हमें नाक पोंछ लेनी चाहिए, मुंह पोंछ लेना चाहिए। जो श्लेष्म या म्यूकस उसके मुंह में या नाक में चिपका रहता है उसको साफ कर लेना चाहिए, क्योंकि बाहर निकलने के बाद सबसे पहले जो छोटा बच्चा होता है उसको सांस लेने की आवश्यकता पड़ती है। तो वो साफ करने के बाद उसकी पूरी शरीर को हमें पोंछ लेना चाहिए। और उसके बाद जो माँ का पहला गाढ़ा दूध होता है, जिसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, खीस बोलते हैं, उसको 1 घंटे के अंदर ऐसे हमको पिलाना चाहिए। शुरू के 1.5 से 2 दिन तक लगातार हमें खीस पिलाना चाहिए। और खीस या दूध पिलाने की मात्रा पशु के वजन का, जो बच्चा है उसके वजन का 1/10 भाग होना चाहिए। साथ ही साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि जब पशु ब्याह जाए तो उसके बाद कुछ दिन बाद हम उसको कीड़े की दवाई भी खिला लें, जिससे कि आगे चल के उसके शरीर में ज़्यादा ना हो। और समय समय पे फिर हम उसका टीकाकरण अवश्य रूप से करा लें। ब्रुसेलोसिस जैसी बीमारी ये बड़ी घातक बीमारी है और ये खासकर प्रजनन कते पशु में करती है। ब्रुसेलोसिस से पशु के 3rd ट्राइमेस्टर, मतलब ब्याने के जो आखिरी 3 से 4 महीने होते हैं, उसमें बच्चा गिराने यानी कि एबॉर्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है और ऐसे पशु बच्चा गिराते भी हैं। हम ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उनको टीकाकरण कराना चाहिए। ब्रुसेलोसिस का जो टीका होता है वही ब्रुसेलोसिस से बचाने के लिए सर्वोत्तम उपाय है। 4थे महीने से 9वें महीने तक, जिसको हम ब्रुसेलोसिस की काफूड वैक्सीन बोलते हैं, मतलब बचपन वाली वैक्सीन बोलते हैं, वो लगाना अति आवश्यक है। अगर हम बच्चों में काफूड वैक्सीनेशन करा लेंगे तो आगे आने वाले समय में ब्रुसेल जा सकता है। तो अभी आपने डेयरी व्यवसाय के बारे में जाना। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में इस वक्त बरसात हो रही है और ऐसे में ज़रूरत है कि हम अपने पशुओं का ठीक प्रकार से रख रखाव करें। तो इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है, आइए जानते हैं। पशुपालक कैलेंडर, जून में ध्यान देने वाली बातें। परजीवियों से बचाने के लिए कीटाणुनाशक घोल से भिगोएं। अभी आपने देखा इस माह का पशुपालक कैलेंडर। कार्यक्रम गांव किसान में वक्त